क्या कभी सोचा है कि भारत की जुडिशरी दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशरीज में से एक क्यों मानी जाती है? 1950 से ये सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं कर रही, बल्कि हमारे संविधान की गार्डियन, उसकी रक्षक बनकर खड़ी है। तो चलिए आज इसी की शक्तियों और जिम्मेदारियों की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। सोचिए जरा, अगर सरकार ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने लगे तो फिर इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाने कहाँ जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और इसका जवाब हमें सीधा जुडिशरी के दरवाजे पर ले आता है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह खड़ी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक अंपायर की जरूरत क्यों है, फिर इस संरक्षक की ढाल क्या है, उसके बाद न्याय का ये पूरा पिरामिड कैसे बना है, फिर देखेंगे कि ये संरक्षक कैसे इवॉल्व हुआ, और आखिर में द ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट, ये महान संतुलन का खेल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आखिर चाहिए ही क्यों? मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में इसकी जरूरत क्या है? इसका जवाब छिपा है रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल में, यानी कानून का शासन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून सबसे ऊपर है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, फॉरवर्ड क्लास हो या बैकवर्ड, पुरुष हो या महिला, कोई प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और इसी सिद्धांत को बचाए रखना जुडिशरी का पहला और सबसे ज़रूरी काम है। इसको ना एक क्रिकेट मैच की तरह सोचकर देखिए। जुडिशरी क्या है? एक न्यूट्रल अंपायर। अब झगड़ा चाहे दो लोगों के बीच हो, या किसी नागरिक और सरकार के बीच हो, या फिर मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच हो, अंपायर का काम क्या है? ये देखना कि खेल नियमों के हिसाब से ही चले। बस जुडिशरी का भी यही काम है। अब जाहिर है, एक अंपायर तभी अच्छा अंपायर है जब वो निष्पक्ष हो, इंडिपेंडेंट हो। सोचिए, अगर अंपायर ही किसी टीम के दबाव में आ गया तो उस खेल का क्या मतलब बचेगा? कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान हमारी जुडिशरी की आज़ादी को, उसकी इंडिपेंडेंस को एंश्योर कैसे करता है? तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना जुडिशरी के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बना रखा है। जैसे जजों को अपॉइंट किया जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ते। क्यों? ताकि उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। उनका कार्यकाल एकदम फिक्स्ड होता है, रिटायरमेंट तक, और उन्हें हटाना, भाई वो तो लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, उनकी सैलरीज तक लेजिस्लेटिव अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। ये सारी चीजें मिलकर उन्हें एक आज़ादी देती हैं कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के फैसले ले सकें। और जब ये कहा जाता है कि हटाना नामुमकिन है, तो इसका मतलब समझिए, ये प्रोसेस इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से हटाया नहीं जा सका है। एक कोशिश हुई थी 1991 में जस्टिस वी रामास्वामी को हटाने की, लेकिन वो प्रस्ताव संसद में पास ही नहीं हो पाया। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये सुरक्षा कवच असल में कितना मजबूत है। अच्छा, आप भारत के जुडिशियल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये ना एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसका फैसला पूरे देश पर लागू होता है। उसके नीचे आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स, और सबसे बेस पर, सबसे निचले लेवल पर हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और इसका एक सीधा सा नियम है, निचली अदालत के फैसले से अगर कोई खुश नहीं है तो वो हमेशा ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो चलिए अब इस पिरामिड के एकदम टॉप पर चलते हैं और समझते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों को। सुप्रीम कोर्ट के पास ना कई तरह की पावर्स हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके तहत अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद है तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। फिर है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील यहां सुनी जाती है। यह प्रेसिडेंट को सलाह भी दे सकता है। और सबसे जरूरी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स यानी खास तरह के आदेश जारी कर सकता है। जैसे अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे फौरन रिहा करने का आदेश दे सकता है। और फिर आती है इसकी शायद सबसे बड़ी ताकत, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून की जांच कर सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ जा रहा है, मान लीजिए वो हमारी बोलने की आज़ादी छीन रहा है, तो कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। और यही वो शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर बनाती है। अब बात करते हैं 1970s के आखिरी दौर की। इस समय ना जुडिशरी के रोल में एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव आया। अब वो सिर्फ एक पैसिव एम्पायर नहीं रही,
बल्कि न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर गरीबों और पिछड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए वो खुद एक्टिव हो गई। लेकिन सवाल यह था कि उन लोगों का क्या, जो इतने गरीब हैं, इतने शक्तिहीन हैं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा ही नहीं सकते। ये एक बहुत गंभीर सवाल था। कानून तो मौजूद था, अदालतें भी थीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास न्याय तक पहुंचने का कोई जरिया, कोई साधन ही नहीं था। और बस इसी एक समस्या ने एक नए कानूनी हथियार को जन्म दिया। और वो हथियार था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL, जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं। PIL ने उस पुराने नियम को पूरी तरह बदल दिया कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट जा सकता है। अब कोई भी नागरिक, कोई भी NGO किसी बड़े पब्लिक इशू पर उन लोगों की तरफ से कोर्ट जा सकता है जो खुद नहीं जा सकते। इसकी शुरुआत हुई 1979 के आसपास। एक केस था हुसैन आरा खातून केस। इसमें एक वकील ने सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर कर दी। किस बारे में? बिहार की जेलों में बंद हजारों अंडर ट्रायल कैदियों के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, जिससे उन हजारों कैदियों को रिहाई मिली जो सालों से बस यूं ही बंद थे। फिर सुनील बत्रा केस में तो कोर्ट ने एक कैदी की लिखी चिट्ठी को ही याचिका मान लिया। इन घटनाओं ने सचमुच में न्याय के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। तो अब एक बात तो साफ है, जुडिशरी बहुत पावरफुल है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, जो कानून बनाने वाली सुप्रीम बॉडी है। तो जब दो इतनी शक्तिशाली संस्थाएं होंगी तो जाहिर है उनके बीच टकराव भी होगा। और भारतीय राजनीति में ये टकराव एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर रहा है। तो ये टकराव की जड़ है क्या आखिर? देखिए, एक तरफ है पार्लियामेंट, जिसे लगता है कि उसके पास असीमित शक्ति है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सहित कोई भी कानून बना सकती है, बदल सकती है। और दूसरी तरफ है जुडिशरी, जिसका कहना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का और ये तय करने का आखिरी अधिकार उसी का है कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं। और ये लड़ाई कोई नई नहीं है, आज़ादी के फौरन बाद ही शुरू हो गई थी, खासकर राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। पार्लियामेंट जमीनी सुधार लागू करना चाहती थी, पर जुडिशरी का कहना था कि आप फंडामेंटल राइट्स को इस तरह कम नहीं कर सकते। ये खींचतान सालों साल चली और 1973 में केशवानंद भारती केस में ये अपने चरम पर पहुंच गई। और इसी ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा को, उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। जैसे वो भारत को एक डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में नहीं बदल सकती, वो सेक्युलरिज्म को नहीं हटा सकती। और बस इस एक फैसले ने ना खेल के सारे नियम ही बदल दिए। इसने पार्लियामेंट की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी लगाम लगा दी और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेट गार्डियन, यानी अंतिम रक्षक के तौर पर स्थापित कर दिया। अब यह तय हो गया था कि सबसे ऊपर संविधान ही रहेगा। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाके छोड़ देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि कोर्ट हमें एक बार में ही साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हिस्से बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये पूरी तरह से साफ नहीं किया है कि मूल संरचना में आखिर क्या क्या शामिल है। और शायद यही बात जुडिशरी को एक अपार शक्ति देती है, जो समय के साथ इवॉल्व होती रहती है। और यही चीज़ ये पक्का करती है कि भारतीय लोकतंत्र का जो सार है वो हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे।